तीसरे पैनलिस्ट में हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, हमारे साथ ओशो हैं, ओशो कृष्ण। ओशो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडेक्स पर और व्यू क्या होगा और साथ ही आपकी आज की ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट अभी भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू किया हुआ है। सो ओवरऑल मोमेंटम के साथ रहने की सलाह रहेगी कि मार्केट में कोई भी डिप मिले तो उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। निफ्टी में अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो नियर अबाउट 17,280 के पास निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलता है एंड शॉर्ट टर्म पे बिल्कुल 17,000 साइकोलॉजिकल मार्क का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी पे। वहीं अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 38,000 का पहला रेजिस्टेंस शो करता है एंड डाउनसाइड में 37,100 एंड 37,200 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो दोनों इंडाइसेस अभी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार शोकेस कर रहा है। सो बेटर रहेगा कि हम अब कोई भी डिप मिले तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजें। जो टॉप टेक्निकल पिक्स हैं, पहला काउंटर है वो है फिन केबल्स। फिन केबल्स में वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। फ्राइडे को बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ फिन केबल्स ने क्लोजिंग दिया है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये काउंटर में ऊपर की तरफ नियर टू 460 का टारगेट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में एंड 404 का स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पे एंट्री करें। सेकेंड काउंटर है इज एम्फेसिस फ्रॉम आईटी पैक। आईटी पैक में एम्फेसिस अभी अपने ब्रेकआउट जोन के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आज कल में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल जाए एम्फेसिस में। सो एम्फेसिस का इमीडिएट टारगेट रहेगा 2420 का एंड डाउनसाइड पे 2220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। उसके बाद जो हमारा थर्ड रिकमेंडेशन है इज नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में भी फ्राइडे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाया है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे फॉर द इमीडिएट अपसाइड टारगेट ऑफ 84 एंड नीचे में 74.5 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हमारे साथ और पैनलिस्ट भी जुड़ रहे हैं। धर्मेश शाह ICICI सिक्योरिटीज से के हेड टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ जल्दी ही, और वरुण साबू आ गए हमारे साथ। वरुण से बातचीत शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग वरुण। वरुण, अभी हम ये जो रिजल्ट के स्कोर कार्ड देख रहे थे, अब तक के जो रिजल्ट्स आए हैं, एक बात तो निकल के आ रही है कि टॉप लाइन ग्रोथ तो बहुत हेल्दी है, मार्जिन पे प्रेशर अक्रॉस द सेक्टर्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, तो वहां पे आके कोई बहुत ज्यादा एक तरह सरप्राइज नहीं है। इनफैक्ट अगर है कोई सरप्राइज तो पॉजिटिव की तरफ है कि टॉप लाइन ग्रोथ जरूरत से अच्छी है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर है, और मार्जिन प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम प्रेशर दिखाई दिया। क्या ये सही होगा कहना? जी बिल्कुल, मैं आपसे कंप्लीटली सहमति में हूँ। अगर आपने देखे हैं तो टॉप लाइन ग्रोथ सबकी काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है अक्रॉस द बोर्ड। मार्जिन में प्रेशर आना काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था जिस तरीके से कमोडिटी कॉस्ट थे। सो हमने देखा था कि ये कमोडिटी कॉस्ट का प्रेशर आना ही था। अभी आगे अगर जाके देखें तो यही चीज अपने लिए बहुत बड़ी बेनिफिट होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। सो आपकी जो कमोडिटीज हैं दे हैव क्रैश्ड लास्ट एक महीने में, काफी जोर से क्रैश आया है। सो टॉप लाइन ग्रोथ जो आ रही है वो काफी हार्टनिंग है, उसको देख के काफी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आगे अगर ये 100 कंटिन्यू रहता है तो मार्जिन में बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज भी प्ले करेगी एक बार आपका कमोडिटी कॉस्ट नीचे आया तो। प्लस क्या है, सप्लाई इश्यूज थे कुछ सेक्टर्स में, जैसे आपने ऑटो में देखा सप्लाई इश्यूज थे, वो भी धीरे धीरे करके ईज हो रहे हैं। सो आपकी टॉप लाइन यहाँ से और स्ट्रॉन्गर हो सकती है रादर देन खराब होने के। सो टॉप लाइन अगर ठीक रहती है और आपकी कमोडिटी कॉस्ट कम होने से मार्जिन अच्छे आएंगे तो अर्निंग्स कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से वेरी गुड टाइम्स टू गो फॉरवर्ड। एक आपसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना जरूरी है, और क्योंकि एक रिटन ऑफ बैंक था येस बैंक। येस बैंक में को जिस नजरिए से देखा जाता था वो ये देखा जाता था कि SBI ने इनको एक्चुअली बेल आउट किया है, लेकिन जिस क्वालिटी के इन्वेस्टर्स आप येस बैंक के अंदर स्टेक लेना चाहते हैं उससे तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुए हैं सब। कहीं ना कहीं उन लोगों ने बहुत डीप डाइव फंडामेंटल्स में की होगी, रिटर्न रेशियोज में, मैट्रिक्स में। क्या येस बैंक को रीरेट हो सकता है ये इस ट्रांजैक्शन से? जो बैंडविथ आएगी, स्ट्रेटेजिक बैंडविथ बोर्ड पे, सिर्फ पैसा ही नहीं, और ऑफ कोर्स पैसा तो आएगा ही ग्रोथ के लिए। आपने एनालाइज किया इसका पोटेंशियल, यहां से वैल्यू क्रिएट हो सकती है? जी हमने इसको एनालाइज नहीं किया, लेकिन आपकी बात एकदम सही है कि इनमें जिन क्वालिटी के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस काफी स्ट्रॉन्ग किया होगा। एंड जो आपने कहा कि SBI ने बेल आउट किया, SBI अगर आए थे, इन्वेस्ट किए थे, और उसके बाद में जिस तरीके से इस बैंक पे काम हो रहा था, आई थिंक लास्ट 2-3 साल में काफी कुछ क्लीन अप हुआ होगा, एंड उस कारण से उम्मीद बैठी है कि ये
ये काफी अच्छा करता है। जिन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया है, जो इन्वेस्टर्स आए हैं, उससे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ से डाउनसाइड तो नहीं है, तो यहाँ से अपसाइड काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज स्टॉक ने अपना सब कुछ खो ही दिया था लिटरली। सो यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड आ सकता है। ऑलराइट, धर्मेश भी आ गए हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त, काबिल दोस्त, और ICICI सिक्योरिटीज के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं टेक्निकल्स के। इनफैक्ट मुझे याद है करीब 10-12 साल पहले टेक्निकल्स की जो साइंस कह लीजिए, उससे आर्ट कह लीजिए, बाजार को टेक्निकल लेंस से देखने का जो बहुत ही शुरुआती रुझान हमें धर्मेश ने ही शुरू करवाया था। धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि उनको भी स्क्रीन में दिखाएं। धर्मेश, सबसे पहले जो आपकी रिपोर्ट का इस समय शीर्षक है, जो उसका हेडर है कि निफ्टी इज हेडिंग टू 17,500, और जो बेस है निफ्टी का वो ऊपर बढ़ के अब 16,000 पे आ गया है। कितना स्ट्रॉन्ग बेस नजर आता है? Good morning, Ajay, and first of all, thank you for your kind words. And after a long time, yeah, definitely. Yeah, coming to my report, I think so. We believe, I think so, for the market, I think so. अगर आप बाजार को देखें तो काफी oversold था market. First of all, I think so. There are 3-4 indicators which we are looking from the technical perspective. One was, if you look from October 2021, there have been 2 major rises in the market. Each rises have been witnessed with a falling channel breakout. And each breakout has got occurred with 80% retracement. कहीं ना कहीं falling channel breakout के बाद बाजार 80% जितना retrace करता है. This time also what has happened that we have witnessed a falling channel breakout. We believe this rhythm of falling channel breakout and retracing the 80% का जो सिनारियो है, ये यहाँ पे भी होना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि बाजार एक तो पहले 18,300 से जो गिरा था 15,200, उसका 80% रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जो है 17,500, because of falling channel breakout, which has been occurred last 2 times. Also, if you look from the indicators point of view, long-term investment, sentimental indicator, I would say. So since 2008, there has been 6 occasions where percentage of stocks of CNX is 500 has been below 200 day moving average, has been 15. So करीब 15% स्टॉक ही है जो 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर रहते हैं। जब ये रीडिंग 15 के नीचे जाता है, तब तक बाजार ने ड्यूरेबल बॉटम्स बनाई है, और उसके बाद बाजार मिनिमम 20% का रैली करता है। तो हमें लग रहा है कि इस बार भी अगर आप देखें, जब फॉल आया, जब 15,200 का था, तभी उसका जो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स व्हिच वर ट्रेडिंग जस्ट अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज वे जस्ट 14%। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक उलझान देता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बाजार का एक मेजर बॉटम बन चुका है 15,200, और मिनिमम 20% जितना बाजार चलना चाहिए। बिकॉज लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 6 occasions since 2008, I think so, of 12 years, is giving importance that we should be heading to a much higher targets. But yeah, definitely in the near term, 17,500 is likely target. Third over is the fall in the price of crude. Crude की जो गिरावट आई है, हमें लग रहा है कि 125 का जो क्रूड का भाव था, वो कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट है, और यहाँ पे हम एक कंसोलिडेशन देखेंगे 100 to 115. 98 is a very crucial level. Breaking below 98 will lead to a target of 91. That is again a one reason, and also the fall in the VIX, I think so, is also supporting the market right now. तो ओवरऑल अगर आप निफ्टी का सेटअप देखते हैं, तो बैंकिंग BFSI, which was underperformer for a long time and which is relatively outperforming in this current scenario, we expect that to outperform. So BFSI, auto, which has witnessed a multi-year breakout, capital goods is one, and the PSU sector, which is now coming up. I think so. These are the sectors, I think so, which we expect to lead going forward. But yeah, definitely अजय, नियर टर्म की बात करते हैं तो 17,500 का हमारा टारगेट है। नीचे में हमें लग रहा है कि 16,200, 16,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है कि टूटना चाहिए इन द नियर टर्म। मॉर्निंग धर्मेश, प्रियंका यार, बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स आपने बताए यहाँ पर। यानी 16,000 का बेस है, 17,500 तक ऊपर बाजार जा सकता है, लगभग 80% रिट्रेस हो चुके हैं ये जो 2 मंथ के डिक्लाइन में थे। और आपने क्लियरली अपनी रिपोर्ट में कहा कि बहुत ही अब शैलो करेक्शन हमें दिख रहे हैं। क्या ब्रॉड बेस्ड भी ये रैली कंटिन्यूड रहेगी? स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, इन्होंने भी मिरर्ड किया है जो जितने भी हेडलाइन इंडाइसेस रहे हैं। क्या यहाँ पर आपको कोई और, क्योंकि आप अभी 2 सेक्टर्स भी बता रहे हैं, IT या मेटल, मिड कैप और स्मॉल कैप कैसा परफॉर्म कर सकता है? यहाँ पर कौन से ट्रेंड्स है जो इमर्ज होके आएंगे? So what we expect कि after moving to 17,500, we expect the broader market to outperform, because अभी जो तेजी हमने देखी है ज्यादातर हमने लार्ज कैप्स में देखी, तो
इसका भी हमने एक एनालिसिस किया है कि if you look at the mid cap and the small cap index for a longer period of time, there has been three major corrections in 2013, 15 and 2018, and each correction on an average for mid caps have been around 26% and same with the small caps around 40%. अगर इस चीज को मैं करंट कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो मिड कैप इंडेक्स ऊपर से 26% टूट चुका है और सेम इज विद द स्मॉल कैप इज अराउंड 36 to 37%. So price wise we believe I think so the correction is done for the mid caps and small caps. Maybe time wise, maybe it may take 1 or 2 months of a base formation and then we may see a recoup of the higher side. So we believe I think so for the mid cap and the small cap, I think so this is a good time. एक investors के एंगल से देखते तो ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का यहाँ पे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप. तो हमें लग रहा है कि प्राइस वाइज यहाँ से डैमेज ज्यादा है नहीं क्योंकि हिस्टोरिकली वी बिलीव इन हिस्ट्री बिकॉज एज अ टेक्निकल वी बिलीव आई थिंक सो द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ मे बी इन द अदर वे बट वी फील आई थिंक सो द करंट कॉन्टेक्स्ट प्राइस वाइज करेक्शन इज डन. टाइम वाइज हो सकता है 1 या 2 महीने का एक बेस फॉर्मेशन करे और उसके बाद हमें लग रहा है कि फॉर द मिड कैप आई थिंक सो 30,000 इज अ टारगेट फॉर द मिड कैप्स एंड फॉर द स्मॉल कैप्स में हमें लग रहा है कि 9,800 के आसपास का लेवल देखना चाहिए. तो मेरी सलाह यही है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स है उस पर हमें फोकस करना चाहिए और दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मिड कैप्स एंड द स्मॉल कैप्स. प्राइस वाइज कनेक्शन दिख चुका है. टाइम वाइज के लिए 1 या 2 महीनों का इंतजार, लेकिन फिलहाल मौके काफी अच्छे बनते हुए मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए और अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई नजर आ रही है. धर्मेश, गुड मॉर्निंग. ऑफकोर्स बाजार के सेंटिमेंट्स को जिस तरह से आप समझा रहे हैं इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी आपने बात की. एक तो कच्चे तेल क्रूड की गिरावट और साथ ही विक्स में जो कमजोरी आई है. काफी हद तक बाजार के सेंटिमेंट इन दोनों फैक्टर्स से सुधरते हुए दिखे हैं जो हमने लगातार देखा भी है. 20 से जब नीचे जा रहा था क्रूड एक ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आया. उसके बाद हमने आप देखा 16.5 के आसपास भी इसमें ट्रेड्स नजर आए हैं. ये दोनों फैक्टर्स बाजार में और ज्यादा तेजी कितनी पहुंचा सकते हैं और साथ ही क्या विक्स में और कमजोरी आना एक तरह से सेंटिमेंट स्क्वीज होता हुआ दिखेगा या फिर यहां से और ज्यादा कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं आपको? नहीं, देखिए जैसे कि we should not forget that we have moved from 15,200 to 17,200 in the span of just 2 to 3 weeks. मतलब 1 महीने की बात करता हूँ. तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टॉकेस्टिक्स ओवरबॉट जाते तो हम एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं. अभी रिट्रेसमेंट जैसे कि हायर बॉटम्स बनाएंगे. हमें लग रहा है कि यहाँ से जो भी बाजार बनाएगा एक हायर बॉटम बनाएगा. हो सकता है 16,300 16,400 का एक हायर बॉटम बनाने के लिए आ सकता है बट दैट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज नेगेटिव. हमें नहीं लग रहा है कि उसको नेगेटिव देखना चाहिए बल्कि इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए. क्योंकि अगर आप बाजार की चाल देखिए लास्ट 1 महीने में, पहले क्या था 8 महीने तक कि बाजार सेल ऑन रैलीज वाला मार्केट था. अभी उल्टा हो रहा है कि कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट कहीं ना कहीं वापस आ रहा है. तो हमें लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स शुड बी द स्ट्रेटेजी. हो सकती है कि यहाँ से हम 17,200 के बाद हो सकता है एक रिट्रेसमेंट आए बाजार में जहाँ पे 16,500 16,600 कैन नॉट बी रूल्ड आउट. आई एम नॉट डिनाइंग दैट बट दैट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज नेगेटिव. हमें लग रहा है कि जहां से जो भी फॉल आता है उसमें लेना चाहिए. तो बाय ऑन डिप्स शुड बी द स्ट्रेटेजी गोइंग फॉरवर्ड रादर देन गोइंग फ्रॉम सेल ऑन रैलीज. तो हो सकता है कि टाइम बीइंग वी मे कंसिडर बट या VIX I think so the one where even after the Fed meeting we have not seen Fed outcome. I think so we have not seen any major up move for the VIX. We believe for the VIX I think so 13 to 14 is a strong support which we expect to hold and overall यहाँ पे एक consolidation ही हो रहा है लग रहा है VIX में. एब्सोल्युटली धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया. कई सारे और इंडिकेटर्स भी आपने हालांकि इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में बताया है, पुरानी ट्रेंड्स भी बताया है. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस, हाईलाइटिंग इट. सो क्रूड एक रेंज में रह सकता है $115 तक ऊपर की तरफ से और अगर 98 पे यहाँ से ब्रीच होता है तो 91 तक लेवल दिख सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश आज सारे इनपुट्स और ये इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए. चलिए बढ़ते आगे, आज के 3 बड़े स्टॉक्स भी देख लेते हैं. येस बैंक को तो अभी हमने कवर किया डिटेल में, लेकिन इसके अलावा और इनफैक्ट आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी होगी येस बैंक पर बात करने के लिए आगे शो में. आप उसके लिए भी रुकिएगा ये खास इंटरव्यू देखने के लिए. लेकिन पहले 3 बड़े स्टॉक्स आज जो प्राइस मूविंग हो सकते हैं, जिन पर असर पड़ सकता है, वो शरद लेकर आए हैं, बता दें. जी हाँ, सबसे पहले स्टॉक फोकस में रहने वाला IDFC फर्स्ट बैंक. शानदार पहले तिमाही के नतीजे देखने मिले हैं और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी लगभग 26% का ग्रोथ देखने मिला है. एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री ये है कि वी वैद्यनाथ जो है, जो बैंक के MD और CEO हैं, उन्होंने कहा है कि जो कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट्स है वो लगभग 1% टच कर चुकी है और यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है कि वो राइज करने वाली है. और एक और गाइडेंस उनका आया था कि उनके जो रिटेल एसेट क्वालिटी में जो है नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा मार्च 2023 में, लेकिन वो गाइडेंस
जो इस क्वार्टर में ही टच हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के। उसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, स्पेशली मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, सनटेक रियल्टी। यहाँ पे जो है नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में आया है कि मुंबई ने रिकॉर्ड किया 11,000 से ज़्यादा डील्स रिकॉर्ड किया है, ये सबसे बेस्ट जुलाई देखने मिली है। अब देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 14% का ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ऑलमोस्ट 15% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया है। और रजिस्ट्री से जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, जहाँ पे 11,000 मार्क को फिर से क्रॉस किया है 3 महीने के बाद। और स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शंस में भी जो है बढ़ोतरी हुई है, लगभग 13% का उछाल देखने मिला है। इसके अलावा DLF के भी Q1 नंबर्स जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले और कंपनी का कमेंट्री ये है कि वो 10% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्स में, लगभग 8,000 करोड़ का FY23 के लिए। आखिरी स्टॉक जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाले वो रहेंगे आपके ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि महिंद्रा हॉलीडेज, ईज माई ट्रिप। इन दोनों स्टॉक्स में जो शानदार पहले तिमाही के नतीजे देखने मिले। महिंद्रा हॉलीडेज की बात करें तो रेवेन्यूज लगभग 63% का ग्रोथ आया है और उनके जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो लगभग 4 गुना बढ़ गया है। ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली जो है आप कह सकते हैं इनकम आई है और उनकी जो रिसोर्ट सेगमेंट है ये भी हाईएस्ट एवर आई है रेवेन्यूज के हिसाब से। इसके अलावा ईज माई ट्रिप की बात करें तो इनकी जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यूज है वो लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पैट भी लगभग 2 गुना हो गया है और कंपनी ने कहा कि उनकी जो मार्केट शेयर है आपके एयर टिकट सेगमेंट बुकिंग में उसमें जो है इंक्रीज देखने मिली है। अनलॉक ट्रेड का सीधा सीधा रिजल्ट आपको इजी ट्रिप के नंबर्स में नजर आ रहा है। वैद्यनाथन साहब ने तो धमाकेदार परफॉर्मेंस इस बार की है, उनसे भी हम बात करवाएंगे आपको। 10:30 बजे आपको वैद्यनाथन साहब ये बताएंगे कि ये क्वार्टर से ग्रोथ बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा। जितने इनके लेगेसी अकाउंट्स थे, वोडाफोन, एक टोल रोड कंपनी, वो सब मैटर जो है इस रिजल्ट्स में जो आपने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है वो यहां से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो बैंक्स में नजर रखिए आप। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं ही, इनफैक्ट कुछ से मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा कुछ क्विकली। यस बैंक के और यस बैंक वर्सेस IDFC फर्स्ट बैंक दोनों ऑलमोस्ट रिटन ऑफ बैंक थे, राइट? स्टॉक भी एक रेंज में चलता था। अब जो है इनमें 2 ऐसे डेवलपमेंट्स हुए, एक के रिजल्ट्स और एक के ये जो डील हुई है। चार्ट्स पे दोनों में दमदार कहां पे ट्रेंड लग रहा है आपको? शुरुआत करते हैं यस बैंक से। काफी समय से जैसा बता रहे हैं एक रेंज में ही चल रहे थे। अगर मैं इसके इंडिकेटर्स देखूं तो पिछले कुछ सेशंस में इसमें बहुत अच्छा उछाल आया है। इनफैक्ट ये सम इंडिकेटर्स आर इंडिकेटिंग कि थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में भी जा रहा है, बट ये न्यूज पॉजिटिव है। मार्केट्स इसके लिए पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। इमीडिएट बेसिस पे 1650 के जो लेवल्स हैं ये इस स्टॉक पे आते हुए दिख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में IDFC फर्स्ट जरा सा सेलिंग प्रेशर में रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी रिसेंटली इसमें एक निचले स्तरों से आया है और हम ये जो रैली आते हुए देख रहे हैं ये कंटिन्यू हो सकती है। इंडिकेटर सेटअप इसका पॉजिटिव है। यहाँ पे जो इमीडिएट कंजेशन जोन एक निकल के आ रहा है वो 40 के आसपास है। दोनों में से एक अगर मुझे कंपेयर करना पड़े सेटअप रादर रीसेंट सेटअप के हिसाब से तो IDFC फर्स्ट बैंक इज व्हाट आई वुड चूज। यस बैंक पे फिलहाल न्यूज का ट्रिगर है। आई वांट टू सी एक बार ये न्यूज प्ले आउट हो जाती है फिर डज द स्टॉक कंटिन्यू इट्स रैली और नॉट। इस पर फोकस है और बैंकिंग से जुड़े एक नंबर्स जो बड़ी दिग्गज बैंक्स के हैं वो भी आते हुए दिखे और अब छोटी मझोली बैंक्स जो हैं उनके नंबर्स भी पॉजिटिव आते हुए हमने आज सुबह भी डिस्कस किया। नेट इंटरेस्ट इनकम हो चाहे फिर क्रेडिट ग्रोथ के सिनेरियो हो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और इसी के चलते बैंकिंग स्टॉक्स पर लगातार नजर होनी चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक के भी नतीजे मजबूत रहे और मैनेजमेंट से लगातार हम आपसे बातचीत करवा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट का नजरिया क्या है वो समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। इस बीच अजय, जिस तरह से यस बैंक में एक बड़ा निवेश जो खबर आती हुई दिखी है, किस्मत चमकने वाली है, सेंटिमेंट्स क्या पॉजिटिव होते हुए और यहां से दिखेंगे। उम्मीद तो यही है क्योंकि पेशेंट इन्वेस्टर्स बहुत लंबे टाइम से लेके बैठे हैं कब इस बैंक के तारे चमकेंगे इस पे। अब ये तारे चमक रहे हैं, नहीं बाजार कैसे ट्रीट करता है। आइए एक बार कमेंट्री आपको सुनवा देते हैं। हमसे खास बातचीत की थी यस बैंक के प्रशांत कुमार ने। सबसे पहले इस बड़ी डील के ऊपर उनसे जानते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल मैं कहूँगा यस बैंक के लिए ये कैपिटल रेज है, क्योंकि जो हमने 2 साल पहले जुलाई 2020 में कैपिटल रेज किया था दैट वाज ए सर्वाइवल कैपिटल, जबकि ये जो कैपिटल है ये ग्रोथ कैपिटल और कॉन्फिडेंस कैपिटल है। ग्रोथ कैपिटल इसलिए कि ये हमारे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के जो ग्रोथ एस्पिरेशन है उसको पूरा करने के लिए कैपिटल काफी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात है कि अगर आज आप हमारी शेयर होल्डिंग देखें तो उसमें ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो ये 2 बहुत बड़े नाम हैं
प्राइवेट इक्विटी साइड में, जिनका फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये दो नाम 8,900 करोड़ की जो कैपिटल के साथ जब आएंगे तो ना केवल ये कॉन्फिडेंस देंगे हमारे इन्वेस्टर्स को, बल्कि जो हमारे ग्रोथ एस्पिरेशन है उसको भी मीट आउट करेंगे। राइट, बिल्कुल प्रशांत, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल रेजिंग है ये ग्रोथ के लिए है, तो ऐसे में इसमें सीईटी रेशियो को लेकर आप कुछ और डिटेल्स बताएं। आगे जाकर क्या बैंकिंग में परसेप्शन का बड़ा इशू रहता है, क्या वो भी इससे बेहतर होगा? देखिए, हमारा जो सीईटी है वो इस वक्त 11.9 है। ये जो फंड रेज है ये दो पार्ट में है, एक इक्विटी और एक वारंट। वारंट का एक्सरसाइज जो है वो 31 मार्च 2023 के बाद होगा। तो जो इक्विटी का पैसा है, जो कि हमें उम्मीद है अगले 2 महीने के अंदर हमारे पास आ जाएगा, उससे हमारा जो सीईटी रेशियो है वो 11.9 से 14.1 हो जाएगा। और जब वारंट एक्सरसाइज होंगे 31 मार्च 2023 के बाद, तो जो हमारा सीईटी रेशियो है वो 15.7 हो जाएगा। और ये जो सीईटी रेशियो है, ये अगर हम अपने पीएस का कंपैरिजन करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, तो हम एट पार उनके पास होंगे। दूसरा, ये जो कैपिटल रेज है, दिस इज ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वुड बी ए री रेटिंग इवेंट फॉर द बैंक, बिकॉज रेटिंग एजेंसीज जो है वो हमेशा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो ना केवल ये रेटिंग एजेंसीज को कॉन्फिडेंस देगा, पर मुझे लगता है ये नाम आने से जो हमारे इन्वेस्टर हैं और हमारे डिपॉजिटर हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी डील पर अपने सोच विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक बड़ी डील पर मैनेजमेंट से खास बातचीत हमने की और आपको बता दें, हिस्सेदार यहां पर बेचने के लिए कार्लाइल और एडवेंट के साथ करार की खबरें आती हुई दिख रही हैं। पॉजिटिव्स है कई सारे, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो काफी हद तक इंप्रूव होता हुआ येस बैंक के लिए दिखेगा। ओवरऑल ग्रोथ ओवरऑल एक्सपेक्टेड यहां पर नजर आ रही है। एसेट क्वालिटी और एनपीएज में भी इंप्रूवमेंट्स क्लियरली नजर आएंगे और पिछले दिनों में एनपीए और साथ ही येस बैंक के प्रदर्शन की अगर बात करें, लगातार उसमें बढ़त तो हमने देखी है, जिसके चलते फोकस में रहेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो कि आज के लिए फोकस में है। कुछ ही समय में ऑटो बिक्री के आंकड़े आना एक एक कर शुरू हो जाएंगे। जुलाई ऑटो बिक्री के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस की खास तौर से अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशंस कुछ यूं ही कह रही हैं कि कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है वहां से नंबर्स पॉजिटिव है, लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट में कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए दिख सकते हैं। नामों की अगर बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स जैसे पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री बढ़ने का अनुमान है, लेकिन हीरो मोटो और टीवीएस पर खास तौर से ध्यान रखें क्योंकि बिक्री यहां पर घटती हुई दिख सकती है। वरुण, ऑटो बिक्री के आंकड़ों को जिस तरह से देखें, पिछले दिनों ऑटो में जो एक बड़ा डाउनफॉल हमने देखा, पिछले पूरे महीने में ऑटो के प्रदर्शन को जिस तरह से देखा जाए, क्या लगता है बिक्री के आंकड़ों के बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ कोर्स टू व्हीलर के भी मंथ ऑन मंथ डेटा पॉजिटिव आने के आसार हैं? आपकी राय क्या होगी ऑटोमोबाइल स्पेस पर? जी बिल्कुल, ऑटो में अगर आपने देखे तो डिमांड तो स्ट्रॉन्ग चल ही रहा था, तो डिमांड की प्रॉब्लम थी नहीं, इशू जो थी सप्लाई साइड में। अब अगर हम ये देखें जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और जो कॉर्पोरेट कमेंट्री रही है, मोर और लेस सब ये हाईलाइट कर रहे हैं कि चिप इश्यूज धीरे धीरे करके सॉर्ट हो रहा है। सो जब चिप इश्यूज सॉर्ट हो रहे हैं एंड आपकी ऑर्डर बुकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो नंबर तो बहुत स्ट्रॉन्ग आने ही है। अगर हम कल का भी देखें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो नई स्कॉर्पियो है उसकी 1 लाख की बुकिंग आई है, विच इज बियॉन्ड किसी ने सोचा हो। मतलब इतना तो नंबर किसी ने नहीं सोचा था कि आ सकता है। इसमें थोड़ा बहुत डबल काउंटिंग हो सकता है कि भाई 2 जगह किसी ने ऑर्डर दे दिया, बट फिर भी ये नंबर बहुत बड़ा है। सो ऑटो नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग आने ही है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। नंबर्स अच्छे आने हैं इनफैक्ट, लेकिन इस बार वरुण देखना होगा, वॉच आउट करेंगे क्योंकि शायद पैसेंजर व्हीकल के उस सेगमेंट में तो अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन, लेकिन शायद ट्रैक्टर और जितना भी कमर्शियल व्हीकल है वो शायद थोड़ा सा म्यूटेड रह सकता है जो हमने एक एस्टिमेशन बनाया। बट लेट्स वेट एंड वॉच के नंबर्स कैसे आते हैं। इस बीच जहां पर भी नंबर्स आ रहे हैं वहां उसके बाद हम मैनेजमेंट से बात करें। एक और बड़ी मैनेजमेंट से हमने बात की, एचडीएफसी के जून क्वार्टर के नंबर्स के बाद हमने सीईओ के मिस्त्री से बात की। उनसे समझने की कोशिश की कि डिसबर्समेंट में उन्हें लगभग 67% की ग्रोथ जो रजिस्टर हुई है, आगे किस तरह की ग्रोथ दिखेगी, कलेक्शन को लेकर क्या आउटलुक है, आइए एक बार आपको सुनवाते हैं। हाउसिंग के लिए डिमांड जो है वो सिस्टम के अंदर बहुत स्ट्रांग है और ये जो डिमांड हम देख रहे हैं अक्टूबर 2020 से बढ़ना शुरू हुआ एंड इट हैज कंसिस्टेंटली केप्ट राइजिंग। हमारी जो डिसबर्समेंट्स, इंडिविजुअल लोन डिसबर्समेंट्स इन दिस फर्स्ट क्वार्टर वर 66% हायर देन इन द प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट क्वार्टर।
और जो हमारे जो फर्स्ट क्वार्टर्स के जो डिस्बर्समेंट्स है, इट इज 60% हायर देन द फर्स्ट क्वार्टर्स डिस्बर्समेंट्स ऑफ एनी अर्लियर फाइनेंशियल ईयर. सो ग्रोथ मोमेंटम इज स्ट्रांग. Feel good factor in the economy is extremely strong at this point of time. People are confident. Salary increases have been fairly good in the system. तो जो confidence level जो बहुत important है घर लेने के लिए, वो confidence level आज बहुत high है. So growth momentum is strong. Collection efficiency, clearly month after month collection efficiency has kept getting better, and now it is at a level जो pre-COVID से पहले जो था उससे भी better. Or on individual loans, for individual loans I'm talking of, we have seen a 99% plus collection efficiency on a cumulative basis. हमारी जो as a NBFC or as a housing finance company, we need to classify loans into stage 1, stage 2 and stage 3. और हमारे जो total of stage 2 and stage 3 loans है, stage 2, stage 3, meaning some stage 3 is NPS, but stage 2 could be some degree of stressed on that loan. So stage 2, stage 3 की जो combined loans है, that has come down by 2.5 percentage points compared to what they were a year ago. So clearly हम देख रहे हैं कि stress levels in the system have come down significantly. आप पहले net interest income देखें, because net interest margin is a formula. It depends on what the net interest income is. जो net interest income growth था ये क्वार्टर में, it is lower than the growth we would normally have seen. ये क्वार्टर में growth on net interest income was 8%. इसके दो कारण हैं. First reason is that last year's first quarter में जो NII और NIM growth था was very strong. उसका कारण था कि in the first quarter of last year there was plenty of liquidity in the system. And because of that liquidity, the overnight swap rate delinked itself from the reverse repo rate. तो इसके कारण we got a 40 basis points advantage in the first quarter. ओके ठीक है, तो HDFC की मैनेजमेंट यहाँ पे आपके सामने पॉइंट रखते हुए नंबर्स के बाद का भी व्यू है ये. और अभी बाजार खुलने को है, लेकिन आज जो आपको गैप दिख रहा था एक्चुअली S6 निफ्टी पे, वो गैप आपको अभी निफ्टी पे ज़्यादा नहीं दिखेगा. ये भी तो एडजस्टमेंट है क्योंकि टिक आना शुरू हो गया, इसलिए दिखाना ज़रूरी था. अभी 17,200 सवा 200 की रेंज है बाजार की. एक बार बैंक निफ्टी के टिक तो बाद में आएंगे, तो एक बार निफ्टी से ही कभी काम चलाइए. देखते हैं निफ्टी अभी कहाँ तक एडजस्ट होता है. मैं आपको जल्दी से ज़रा वो शेयर्स बता देता हूँ निफ्टी की जो आज टॉप गेनर्स बन सकते हैं या जिनमें अच्छा मूव मिलेगा. एक तो M&M है. आपको पता है स्कॉर्पियो के जो नंबर्स आए हैं सेल्स के, उसके बाद से तो ज़बरदस्त मूवमेंट इसमें आया है. खैर उससे पहले भी थोड़ा शेयर चल चुका था. टाटा स्टील पुल बैक का शेयर अब ये 100 की कैटेगरी में आपको मिलेगा क्योंकि 1:10 का इसके अंदर स्प्लिट हुआ है. हिंडाल्को अच्छी रिकवरी वाला शेयर है. प्रशांत, अगर हम ये मान कर चलें कि ग्लोबल रिसेशन की चिंताएं कम हुई, सब कुछ कम हुआ है, तो हिंडाल्को ने धीरे धीरे सिग्नल्स दिए हैं वापस से पुल बैक के. ये कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक बनेगा हिंडाल्को का आगे चलकर? तो डिम्पी जी, आज जो गुड मॉर्निंग सबसे पहले, और आज जो मेरी एक पिक है जिंदाल स्टील, बहुत ही सिमिलर पैटर्न मुझे हिंडाल्को में दिखाई दे रहा है. रेंज ब्रेकआउट हो रहा है और ये रेंज ब्रेकआउट हो रहा है एक हायर बॉटम बनाने के बाद. तो डेफिनेटली हम एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, बट ये कोई ट्रेंड चेंज के सिग्नल मुझे नहीं लग रहे. पुल बैक है, अभी ये 415 चल रहा है, मुझे लग रहा है ये 435-40 तक के जोन दिखा सकता है. डाउन साइड हमें 405 पे कैप करके रखनी होगी. वरुण, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछूं कि सेक्टोरल चर्निंग के हिसाब से, देखिए बैंक निफ्टी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मेटल्स चला ही नहीं था और आईटी सबड्यूट था, लेकिन न्यूट्रल ही था, ऐसा कुछ खास टूटा भी नहीं और चला भी नहीं. अगर मैं इन तीनों ही मेजर सेक्टर्स हैं, हाँ यही तीनों मेजर सेक्टर्स हैं, आईटी, मेटल्स एंड बैंक ने काम कर दिया. मेटल्स में अभी थोड़ा दिक्कत है, अभी थोड़ा ग्लोबली चेक करना पड़ेगा. क्या आईटी की कुछ कंपनीज को ध्यान में रखा जा सकता है, स्पेशली इन्फोसिस, क्योंकि इसका टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है, आज गैप के साथ भी खुलेगा? जी बिल्कुल. आईटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएस साइड से थी कि यूएस रिसेशन में अगर ज्यादा तो हमने लास्ट फेड की कमेंट्री सुनी. फेड ने मोर और लेस कह दिया कि यूएस रिसेशन में नहीं है और शायद आने के लाइक्लीहुड भी कम है. प्लस उनकी कमेंट्री डविश भी थी एंड इंटरेस्ट रेट्स में भी आउटलुक थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए वहां पर. सो आईटी सेक्टर में करेक्शन उस कारण से चल रहा था जहां हम नैस्डैक को भी काइंड ऑफ मिमिक कर रहे थे. सो यहाँ से वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल हो गए. अगर आप FY 18 to 20 के वैल्यूएशंस देखें वर्सेस दैट इंडियन आईटी के वैल्यूएशंस आर रीजनेबली देयर, नॉट टू मच हायर. तो वहां से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है. सो मुझे लगता है कि यहाँ से आईटी सेक्टर बहुत ही अच्छा करना चाहिए. बॉटम तो डेफिनेटली हो गया है. इन्फी जैसे आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि इन्फी इज वन ऑफ द बेस्ट
बेलवेदर नेम जो पूरे पैक में है। मिड कैप्स में भी एलटीआई, माइंडट्री, इनमें थोड़ा ज्यादा करेक्शन हो गया था, पर इनमें जो मर्जर के बेनिफिट्स है वो काफी ज्यादा आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे ओवरऑल आईटी अच्छा लगता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की बॉटम आउट होना चाहिए। एंड एक बार हम थोड़ा फेड को फर्दर डविश होते हुए देखें तो यहाँ रैली काफी ज्यादा आ सकती है। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। कुछ और सेक्टर्स भी देखते हैं जहां आज क्या ट्रेडिंग बेट्स ली जा सकती हैं। क्या शूज सेक्टर में हमने देखा कि मेट्रो ब्रांड्स के नंबर्स आए, रेवेन्यू यहां पर स्ट्रॉन्ग था, कंपनी लॉस के मुकाबले प्रॉफिट में आई है, लगभग 105 करोड़ का प्रॉफिट रहा इनका क्वार्टर। और हमने देखा भी कैंपस शूज पे ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट्स दे रही है, अपग्रेड की बात की जा रही है, आज बाटा के नंबर्स आने हैं। इस पूरे स्पेस में भी काफी इंटरेस्ट दिखाई देता है। प्रशांत, अगर इस स्पेस से कोई ट्रेडिंग बेट लेनी हो, मेट्रो पोस्ट द नंबर्स या बाटा के नंबर्स आने हैं इस एंटिसिपेशन में, आपको इस स्पेस से कोई बेट पसंद आती है? प्रशांत जी प्रियंका, मुझे इस सेक्टर में बाटा जो है वो ऑलरेडी एक जो ब्रेकआउट दिखा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है। और इस ब्रेकआउट में एक अच्छी चीज मुझे लग रही है कि प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। बट क्या इस लेवल पे एंटर करना चाहिए? मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं है। बट डेफिनेटली अगर ये स्टॉक जो अभी करीबन 1960-65 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये मुझे अगर 1935-40 के जोन में मिल जाए तो डेफिनेटली ये एक बाय होगा मेरे लिए। और मैं एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बनाए रखूंगा 1900 के रेंज में। और मुझे लग रहा है यहाँ से ये नेक्स्ट लेवल यानी करीबन 2050-2075 तक भी जा सकता है, जो कि इस पूरी कंसोलिडेशन की डेप्थ ये ऊपरी साइड पे रेप्लिकेट हो सकती है। तो डेफिनेटली अब बाय, बट थोड़ा वेट करके बाय इट ऑन अ डिप एंड 1900 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक और शेयर है पिरामिड एंटरप्राइजेज, ये करीब 3% आज ऊपर खोल। एक्चुअली अगर आप इसके फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे और आज की ओपनिंग देखेंगे आपको बिल्कुल फर्क दिखेगा। फ्राइडे को जब इसके नंबर्स आए थे तो उसके बाद से शेयर ने एक तेज गिरावट दिखाई थी, और अगर आप इसका चार्ट दिखा पाए तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता लग पाएगा। 7 डेज का मत दिखाई, सिर्फ 3 दिन का ही दिखाई तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो उसमें पिरामिड एक तेज से टूटा, 1800 के भी नीचे फिसल गया था, लेकिन आज गैप के साथ फिर से ओपन कर सकता है। अगर एक गैप मेंटेन रहता है इसका, अभी तो खैर एडजस्ट हो रहा है, मान लीजिए गैप के साथ खुलता है 1800 के ऊपर खुले खुश, तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए या फिर भी छोड़े, अभी थोड़ा सेटल होने दे इसको? जी हाँ, I'll pick up from what you said last. इसको थोड़ा सेटल होने दीजिए, बिकॉज इंडिकेटर्स पे इस पे हमें डिफरेंशिएटेड व्यूज मिल रहे हैं। कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव हैं, और एक काफी शार्प फॉल के बाद इस स्टॉक में अगर एक बाउंस भी आता है तो हो सकता है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट करे। अगर सिर्फ लेवल्स की ही बात करें तो देखिए 1890 के जो लेवल्स हैं, थोड़ा ऊपर हैं, बट 1890 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक पे रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट देखें तो 1700 ही जो है यही स्टॉक के लिए सपोर्ट लेवल है। तो बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहा है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और इंडिकेटर जरा मिक्स हैं, तो पहले इसको जरा सेटल होने दीजिए, डायरेक्शन लेने दीजिए, देन वी कैन टेक अ कॉल ऑन आइदर साइड। लेट इट सेटल। पिरामिड हमने देखा था कि फ्राइडे को, शुक्रवार को रिजल्ट्स के बाद, नंबर्स के बाद 3% टूट भी गया था, लेकिन आज एक बाउंस बैक है, या फिर इसमें रेंज ऊपर की तरफ दिखती है जिस पे ट्रेडिंग ली जा सकती है, इस पे वेट करना होगा। लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं जितने भी शिपिंग काउंटर्स हैं वहां अच्छा मोमेंटम है। आप जी शिपिंग को देखें, वहां पर आपको शुक्रवार के दिन भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। और आज शिपिंग सेक्टर से ही एक न्यूज भी लेकर आई है, मेघना एक्सक्लूसिव न्यूज लेकर आई है एससीआई पर रिवाइज डीमर्जर स्कीम पर तेजी से काम शुरू हो गया है, और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की जल्दी शेयरधारकों के साथ एक मीटिंग भी होने वाली है। क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस मीटिंग पर? आइए ज्यादा डिटेल्स पहले मेघना से समझ लेते हैं। मेघना बताएं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो रिवाइज डीमर्जर स्कीम है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को अभी भी अप्रूव करना बाकी है। तो जो बड़ी जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जल्द ही एक शेयर होल्डर्स की मीट बुलाने वाली है, जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि 75% ऑफ शेयर होल्डर्स को ये स्कीम अप्रूव करनी पड़ेगी, तभी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल पाएगा कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। और ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अलग से एक मीटिंग लेंडर्स की, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लेंडर्स हैं, उनकी भी बुलाई जाएगी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा। जो मेन लेंडर्स इंडिया, एक्सिम बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैं, इनका भी अप्रूवल चाहिए इस रिवाइज डीमर्जर स्कीम को क्लियर करने के लिए। जब शेयर होल्डर्स और लेंडर्स दोनों का अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगी, जिसके बाद जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आगे स्ट्रैटेजिक सेल के लिए आगे प्रोसीड कर सकता है। ये हम जानते हैं कि 63.75% स्टेक जो है गवर्नमेंट को एससीआई में सेल करना है, जिससे लगभग 2500 करोड़ के
ऊपर गवर्नमेंट को मिल सकता है। और ये भी सूत्र एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं कि इस रिवाइज डीमर्जर स्कीम में अप्रॉक्सीमेटली ₹1500 करोड़ वर्थ ऑफ लैंड और बिल्डिंग असेट्स हैं SCI के जो डीमर्ज किए जाएंगे। तो जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको ला रहे हैं, जिसका हम वेट कर रहे हैं कि एक शेयर होल्डर्स और लेंडर्स की सेपरेट मीटिंग्स कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री कितनी जल्द बुलाता है, ताकि ये स्ट्रैटेजिक सेल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जल्द से जल्द आगे प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो रिवाइज डीमर्जर स्कीम, इस पर ये डिटेल्स लेकर आती हुई मेघना एक्सक्लूसिव खबर हमें बता रही थी। नजर रहेगी स्टॉक पर भी। फिलहाल आप 1% ऊपर दिख रहे हैं इसे प्री ओपन में। एक बार आज देख लेते हैं कि आज बाजार पर इंडेक्स पर किस तरह का व्यू हमारे एक्सपर्ट्स बना रहे हैं। निफ्टी पर नजरिया इस वक्त सबका ही होल्ड पर है, अच्छा खासा रनअप आप देख चुके हैं। तो इस वक्त खुश, कुणाल और नरेश तीनों को ये लगता है कि फिलहाल थोड़ा होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, और उसके बाद ही कोई डायरेक्शन बाजार की नजर आएगी, इंडेक्स पर नजर आएगी। ये निफ्टी पर नजरिया। क्या बैंक निफ्टी पर भी इसी तरह का व्यू है? क्योंकि हमने देखा कि जुलाई में मेजरली बैंकों की कारण ही एक आउट परफॉर्मेंस दिखी है इंडेक्स पर, लेकिन बैंक निफ्टी पर भी आज के लिए फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच एक्सपर्ट्स का यहां पर राय रहेगी। चलिए, इस बीच अब एक बार ये समझ लेते हैं कि आज निकुंज की नजर कहां है, उन्हें क्या लग रहा है। बक्स अगस्त एक नया महीना, नई सीरीज जब शुरू हो गई है, तो क्या पहले वाले जो सेक्टर्स या स्टॉक्स चल रहे थे या फिर जो वीक सेक्टर्स थे वो मूव दिखा सकते हैं, या फिर कोई नए सेक्टर्स दिखा सकते हैं अच्छी कंट्रीब्यूशन? आइए एक बार फिर से आपको वो कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं। देखिए, हम सॉफ्ट कैपेक्स की बात काफी समय से कर रहे हैं, मगर एक क्षेत्र, एक जो छोटा सा सेक्टर है जिसपे मुझे लगता है कि नजर रखनी चाहिए। हम डिफेंस की बहुत बात करते हैं, मगर मैं आज बात करूंगा रेलवेज की। और अब रेलवेज के स्टॉक्स की अगर बात करें, आप राइट्स के नतीजे देखिए, बहुत अच्छे आए थे। टेस्मैको का भाव देखिए, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर है। आप टीटागढ़ वैगन के ऑर्डर बुक्स देखिए, ऑलमोस्ट एक नए हाई पर है। तो एनीथिंग विच इज गॉट टू डू विद रेलवे एंसिलरी, एक वो मुझे छोटा थीम जरूर लगता है। तीसरा, आज IDFC बैंक के नतीजे में देख रहा था, अच्छे नतीजे हैं, स्टॉक सस्ता है, खासा वापस आ रही है उनकी, तो उस पर नजर जरूर रखिए। मिड टियर फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है कि अब वापस नजर रखनी चाहिए। मेटल्स में जो रैली है, मुझे लगता है कि सेल की रैली है, कमोडिटी का जो रुख है वो बदल चुका है। तो मेटल्स में टाटा स्टील स्टॉक स्प्लिट की वजह से साहब अगर 8% बढ़ता है तो मामला गड़बड़ है। तो अगर आप टाटा स्टील या फिर हिंडाल्को या वेदांता में हैं तो आपको इस रैली में उन शेयरों को बेचना चाहिए। एक क्षेत्र मुझे और जो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को इस समय लगता है कि मिड टियर प्राइवेट बैंक्स, जिसके अंदर AU हो गया, IDFC बैंक हो गया, उन पर जरूर नजर रखें। निकुंज यही बात बताते हुए कि अगर आप रेलवेज में थोड़ा देखना चाहते हैं तो वहां पे शेयर्स एक्टिव रह सकते हैं। IRCTC के भी नंबर्स के बाद का रिएक्शन काफी स्ट्रांग था, अगर आप देखें, हमने अपनी शीट में भी इसको डाला है। खैर, एनी हाउ, आज आपको जो बढ़ने वाले शेयर हैं वो येस बैंक आपको दिखेगा करीब 5% ऊपर, टोरेंट फार्मा करीब 1.5% ऊपर है। अभी ना नीचे एस्कॉर्ट्स के नंबर आप देख पा रहे थे, उनका एक तो अनुमान से कमजोर नंबर आया और दूसरा उनकी सेल्स भी थोड़ी कम हुई है, शेयर 1.5% नीचे खुल रहा है। एक बार रोशो आप इसका चार्ट देखेंगे, नंबर्स एक बार हम वापस से स्क्रीन पर दिखा देते हैं, टिकर टीम दिखा देगी। एक बार एस्कॉर्ट्स के चार्ट देखिए, बताइए, नंबर्स तो ठीक नहीं लग रहे हैं, तो गैप डाउन होगा, शुरुआत इससे ही हो सकती है आज मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग की। यस, ओवरऑल अगर इसमें देखें तो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन जोन दिखा रहा है, जो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ऊपर की तरफ 1760 से 1755 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर ब्रीच नहीं करता है, एक फ्रेश लॉन्ग लेने से यहाँ पे थोड़ा बचना चाहिए। एंड डाउनसाइड पे नियर अबाउट 1650 1660 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो हो सकता है ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहे। शॉर्ट टर्म के लिए एक चांस ले सकते हैं, अगर कोई डिप आया टुवर्ड 1650 का तो एक लॉन्ग एक्यूमुलेशन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऊपर की तरफ 1750 1760 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, या फिर एक टारगेट, अगर शॉर्ट टर्म में बाइंग है तो एक टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद वापस से री एंट्री के चांसेस मिल जाएंगे। वरुण, ये बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस के अंदर अभी आपको और कितनी तेजी लगती है? अगर तेजी लगती है तो उसके रीजन जरा जल्दी से बता दीजिए आप। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व ग्रेट कंपनीज हैं, इनमें कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग चलेगी, यहाँ से कोई मेजर रीरेट नहीं लगता, लेकिन ये अच्छा करती रहेंगी और इनके नंबर्स जो थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, सो इनमें वीकनेस तो नहीं आएगी। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से वरुण, आपसे कोई डिस्क्लेमर, आपने कोई शेयर होल्ड किया हो? नहीं, मैं कुछ होल्ड नहीं करता हूँ, कांट होल्ड एनीथिंग। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब मार्केट में लेवल्स ओपन होने को हैं। एकदम से मैं आपको जरा स्क्रीन पे बता भी देता हूँ। टाटा स्टील आज अच्छे गैप के साथ करेगा। एक्चुअली में टाटा
जब से स्प्लिट हुआ तब से ज़्यादा ठीक चल रहा है। जब ये बड़ा शेयर था तो भाई 2-3 दिन ऐसे बैक टू बैक चलता नहीं था। इस स्प्लिट होने के बाद इसकी तस्वीर थोड़ी सी आपको ज़्यादा बेहतर दिखी है। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग का पॉइंट है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है इससे। और दूसरा बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, जैसे अभी वरुण भी बता रहे हैं ठीक चलेगा। अच्छा, एक शेयर में जल्दी से पता करता हूँ, अदानी पोर्ट्स, क्या इसमें ट्रेड लिया जाना चाहिए? खुश आज जरा स्पीड से बताते जाइएगा। जी हाँ, सेटअप पॉजिटिव है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। स्टॉक ने अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर 750 760 के जो जोन्स थे उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे आपका जो टारगेट है ये 785 का जो लेवल है वहां तक का बन के आएगा। 765 के करीबी स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। बैंक 1000 वापस तो नहीं आ जाएगा? प्रशांत एक बार चेक करना, 1040 की इसकी क्लोजिंग है, 1000 वापस तो नहीं आने वाला? जी डिम्पी जी, स्टॉक एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। इंडसइंड बैंक 1040 पे क्लोज हुआ है। डिम्पी जी बहुत अच्छे रैली में है, स्क्वीज ब्रेकआउट के साथ मूव हो रहा है। एक ही चीज मिसिंग है जो कि इस चार्ट को पॉजिटिव कर देती, वो है वॉल्यूम। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा और अगर मुझे 1025 1020 के जोन में मिले तो मैं इसको 995 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1100। इस लेवल पे थोड़ा स्ट्रेच्ड है, अगर 1020 तक आ जाए तो अच्छे लेवल हो जाएंगे। ठीक है, यूपीएल के अंदर आज 1.5% का गैप खुल रहा है। प्रशांत, आप इसमें ट्रेड लोगे आज सुबह खुलते ही? जी मैं यूपीएल में ओपनिंग पे ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पे, इसको मैं सेटल होने दूंगा पहले 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद अगर ये मुझे 750 के ऊपर दिखे तो मैं 738 के स्टॉप लॉस से इसमें स्ट्रेट बाय कर लूंगा। बट 1 घंटे बाद ये स्टॉक 750 के ऊपर होना चाहिए। ओके ठीक है। वैसे आज अगर आप मार्केट्स के लेवल को एक बार हम, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रह गया, एक बार निफ्टी के अब दिखा देते हैं। निफ्टी के अंदर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा गैप आज मिल नहीं रहा है। तो आज निफ्टी के अंदर 84 पॉइंट की बढ़त है, 300 के नीचे 450 का तो रेजिस्टेंस है और करीब 17,050 का एक सपोर्ट भी एरिया भी है। तो आज मार्केट एक शायद हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत, सेकंड हाफ में अलग दिखे, फर्स्ट हाफ में आपको अलग दिखे। एडवांस डिक्लाइन के साथ हम नंबर्स की शुरुआत करेंगे, वैन की बाजार की शुरुआत भी होगी और यहाँ पे आप देखेंगे कि हो सकता है आज एडवांसेस आपको थोड़े ज़्यादा अच्छे भी मिले और ये अगर 800,000 के ऊपर मिल जाती है तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि बाजार का ज़्यादातर बड़ा हिस्सा आज फिर से तेजी में पार्टिसिपेट करेगा। यस, 1300 हमको एडवांसेस मिले और करीब 250 डिक्लाइंस मिले हैं, तो इसलिए शुरुआत में जो बढ़त आई है ना वो हो सकता है आपके काम भी आ जाए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे, एक्सपर्ट्स का भी ये व्यू पॉइंट ही है, अभी आप होल्ड ही करके रखें, लेकिन कोई डिप मिलता है तो शायद एक डिप की अपॉर्चुनिटी के लिए सब लोग वेट करेंगे, इसलिए हाथ बदला पहले 10-15 मिनट में ज़्यादा होगा। 64 पॉइंट की तेजी अभी निफ्टी पे है। अभी एक ब्लॉक डील भी आ सकती है, खासकर अडानी के एक शेयर में ब्लॉक डील आ सकती है। एक बार चेक करते हैं, वेट करते हैं कि एक बार मार्केट खुलने का डील्स आती हैं वो। और निफ्टी बैंक में करीब 132 अंकों की तेजी है। जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से बन रहे हैं जो बाजार को ऊपर लेके जाएंगे। फिर बाद में ना 10 मिनट बाद में आपको इंडिया विक्स और साथ ही कंसोलिडेशन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कहाँ पे अच्छी मूवमेंट मिल रही है वो दिखाऊंगा। M&M आज 3-3.5% तेज है। आपको महिंद्रा की गाड़ियों का ना केवल असर दिख रहा है बल्कि शेयर की जो स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है शॉर्ट्स को स्क्वीज ना करने की है। ये 750-800 से शेयर चला, 1200 पे भी नहीं रुक रहा। टाटा स्टील 3% ऊपर, सिप्ला, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, ये सब में बढ़त करीब 1% से ज़्यादा की है, यानी कि वो शेयर ऐसे दिख रहे हैं आपको जहाँ पे 1% की बढ़त है। अच्छा, मारुति सुजुकी भी 1% बढ़त है। आज ध्यान रखिए, आज 1 तारीख भी है और अभी नंबर्स भी आएंगे ऑटो सेल्स के, जैसे एस्कॉर्ट्स के नंबर आए हैं, तो इसके अलावा ऑटो सेल्स के जैसे नंबर्स आएंगे इसका रिएक्शन आएगा। इसलिए ऑटोस आज आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला, कॉशियस होकर ट्रेड करने वाला एक सेगमेंट होगा। इसलिए शुरुआती बढ़त और नंबर्स के साथ का जो मोमेंटम होगा उसको अलग अलग तरीके से चेक कीजिएगा। बजाज फिनसर्व आज फिर से तेज है। एक्सिस बैंक के अंदर आज 0.5% तक की तेजी है। कमजोर कहाँ पे है? सन फार्मा के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ब्रिटानिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, यूनिलीवर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। जब ये 2 शेयर अगर आपके प्रॉफिट बुकिंग करा रहे हैं तो एफएमसीजी थोड़ा डिफेंसिव माना जाता है, थोड़ा पीछे चला गया होगा। आप अगर इंडेक्स चेक करेंगे निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स तो आपको थोड़ा पीछे दिखेगा, यानी कि आज हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए। टेक महिंद्रा के अंदर आज नुकसान है, टीसीएस के अंदर आज नुकसान है शुरुआत में। इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये 3 शेयर मैंने आपको इसलिए बताया, स्पेशली 2 शेयर टीसीएस और इन्फोसिस, क्योंकि इन दोनों में बड़ा दारोमदार है। अगर आज निफ्टी को नए पायदान पर जाना आईटी की हेल्प से ही जाएगा। बैंक ने जो देना था वो दे दिया, अभी हो सकता है आपको मेटल्स जल्दी जल्दी ना निकल के आए सामने, इसलिए आईटी पे उम्मीद बहुत ज़्यादा है वेटेज के हिसाब से। 1400 शेयर अभी एडवांसेस में है, इसलिए शुरुआती जो बढ़त है अभी वो बहुत ज़्यादा फिजल आउट नहीं हुई है, गुम नहीं हुई है। 60-70 पॉइंट तो अब खुले ही थे, 50 पॉइंट अभी भी है आपके पास। तो देखते हैं अभी आगे चल के क्या होता है। 10-15 मिनट और थोड़ा शांति पकड़िएगा, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। आ जाते हैं निफ्टी के हट के जो शेयर्स यानी कि निफ्टी के 50 शेयर्स, वहाँ पर आपको एक तो येस बैंक, एक दूसरा टोरेंट फार्मा
और साथ ही IGL ये करीब 1.5% की मजबूती के साथ है और ज़्यादा शेयर्स में कुछ दम नहीं दिखा। एक शेयर हमने आपको शुक्रवार को नोटिस कराया था, अरविंदो फार्मा, आज वो भी थोड़ा चल रहा है। टूटने वाले शेयर्स में पिरामिड एंटरप्राइजेज आ गया नीचे 1%, DLF नीचे है, बजाज होल्डिंग्स नीचे है। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है आपको प्रियंका बता रही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, छोटे मझोले शेयरों से पहले एक बार जरा सेक्टर का स्प्रेड बात कर लें। डिप्टी जैसे आपने बताया भी कि मेटल, टाटा स्टील सबसे ज्यादा चल रहा है और मेटल पैक, ऑटो पैक दूसरे, मेटल पैक नंबर 1 पे इस वक्त, ऑटो पैक सेकंड बिगेस्ट गेनर आपको दिखाई दे रहा है। कमोडिटी, कंजम्पशन ये आपको पैक्स बेस दिखाई दे रहा है। रियलिटी और IT पैक पर थोड़ा सा दबाव फिलहाल दिख रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक्स है जो लीड कर रहा है? क्लियरली आपको अर्निंग्स का इंपैक्ट दिख रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक द बिगेस्ट गेनर, 4% की तेजी। चोलामंडलम यहाँ भी नंबर्स आए 2% की तेजी। तो बैंकिंग और फाइनेंस काउंटर्स नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और इसके बाद आपको मूव भी क्लियरली दिखाई दे रही है। अशोक लेलैंड के भी नंबर आए थे उस दिन, 2.5% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। वरुण बेवरेजेस लगभग 2% की तेजी, इसके नंबर्स आने हैं। कोरोमंडल के नंबर्स आज आने हैं और वहां पर भी आपको 2% तक की तेजी दिखाई दे रही है। तो टायर स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स ये आपको फिलहाल मिड कैप पैक पे भी तेज दिखाई दे रहे हैं। कुछ और नंबर्स जहां आने और इम्पैक्ट है वहां पर, जैसे आपको डॉक्टर लाल पातलाब नंबर आ चुके हैं, पॉलीकैप के आई थिंक नंबर्स आ चुके हैं। यहां पर आपको थोड़ा प्रेशर जरूर दिख रहा है। डालमिया भारत यहाँ 3.5% का प्रेशर दिख रहा है। डेरिवेटिव स्पेस में इस वक्त देख लेते हैं कि वहां कैसा एक्शन दिख रहा है। वहां पर भी आपको क्लियरली तेजी से जो शॉट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको बैंकिंग स्पेस है, मिड कैप बैंकिंग। ये सुभाष निकुंज भी बोल के गए थे कि इस पर नजर रखिए, नंबर्स अच्छे आए हैं, NII बढ़ी है, कासा रेशो इंप्रूव हो रही है, बैंक्स के एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है। IDFC फर्स्ट बैंक फर्स्ट गेनर, बिगेस्ट गेनर है अभी आपको FNF स्पेस में। इसके अलावा M&M रिकॉर्ड बुकिंग, उसकी लगातार हम न्यूज बात कर रहे हैं, वो इंपैक्ट आपको क्लियरली दिख रहा है। 4% की तेजी आपको M&M में इस वक्त टॉप गेनर में है। सिप्ला पोस्ट द नंबर्स, IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC दोनों, चोला फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां तेजी से आपको पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरे फाइनेंस काउंटर्स भी इनफैक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, मुथूट फाइनेंस हो, इन सभी स्पेस में आपको अच्छी मोमेंटम दिख रही है। एक बार एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं कि क्या यहां पर उनको बेट्स दिख रही है। प्रशांत, ओपनिंग ट्रेड क्या दिख रहे हैं आपको? जी प्रियंका, जैसे मैंने कहा था, एक तो मुझे मेटल्स काफी अच्छी ओपनिंग लग रही है और जिंदाल स्टील जो मेरा पिक था वो अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट सेक्टर यानी मिड और स्मॉल कैप में जाऊं तो मुझे लग रहा है कि जो हमने एक नेक्स्ट पिक सिलेक्ट किया था देवयानी, उसकी भी ओपनिंग काफी अच्छी रही है। और केमिकल सेक्टर से मुझे लग रहा है बालाजी अमाइंस एक अच्छे लेवल पे, करीबन अभी ये 3,400 के आसपास चल रहा है। थोड़ा बड़ा शेयर है बट मुझे लग रहा है ये रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो बहुत अच्छे रिटर्न्स ये सालाना दर्जे पर देता है। मुझे लग रहा है इस लेवल पे इसको हम खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 3,365 3365 पे, और टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 3550 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस के करीब आया बट इसके वॉल्यूम्स इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैं डेफिनेटली एक बाय ट्रेड करना चाहूंगा। ठीक है, सो क्लियरली मेटल पैक में आपको टाटा स्टील, हिंडाल्को यहाँ पर तो अच्छी तेजी दिख रही है और ये तेजी और बढ़ती जिंदल स्टील इन सब स्टॉक्स में भी दिखाई दे रही है। आज आपको फार्मा काउंटर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं। सिप्ला हो, सन फार्मा हो, वहां नंबर्स आए हैं। उसके बाद आप जिन स्टॉक्स में आज तेजी दिख रही है, ल्यूपिन नंबर्स आ चुके हैं, यहाँ नंबर्स आने हैं। ल्यूपिन हो, सिंजन हो, यहाँ पर आपको थोड़ी सी पोजिशनिंग, सन फार्मा की अपनी हमने जिक्र किया। क्या फार्मा स्पेस से कोई बेट्स आज के लिए ली जा सकती है कुछ? देखिए, सिप्ला का तो हमने सुबह डिस्कशन किया ही था एंड वहां पे हमने डिस्कशन किया था विद द टारगेट ऑफ 1000 ओपनिंग में ही अचीव हो गया है, वहां से जरा सा करेक्शन आ रहा है। दूसरा जो स्टॉक है देखिए सन फार्मा है, लेकिन मैं एक क्विक व्यू लेना चाहूंगा तो ब्रॉडर मार्केट से कि हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि जरा सा पॉज आ सकता है मार्केट्स में, वो हम आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट आई आल्सो गो टू द एक्सटेंट कि अगर कोई ब्रेव ट्रेडर्स हो तो आज का जो डे हाई बना है उसके साथ आप या तो शॉर्ट कर लीजिए, एक स्टॉप लॉस के साथ पुट बाय कर लीजिए, इट माइट जस्ट वर्क इन योर फेवर। डिप्स में बाय करेंगे बट अब जिस तरह का हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं ऑन द इंडेक्स और स्टॉक्स में भी हम जरा सा सेलिंग प्रेशर आते हुए देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट तो कर ही जाना चाहिए। बट अगर निफ्टी नेगेटिव में आके थोड़ा सस्टेन करता है तो डे हाई के साथ आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 50 to 75 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। इंटरेस्टिंग है, यही बात हम सुबह से आपसे कह रहे हैं कि एक बार निफ्टी में ना रुकिएगा 10 से 15 मिनट के लिए, खुश जैसे कह भी रहे हैं। हालांकि उन्होंने शॉर्ट तक की भी बात बोल दी है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको पहले लाल निशान में दिखेगा। ये सुबह हमने जब आपको डेरिवेटिव का डाटा बता रहे थे तब भी आपको कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पीड से आ सकती है। खैर एनी हाउ, एक शेयर मेरी लिस्ट में आया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का, देखते देखते करीब 1% और ऊपर हो गया। अब कुल मिला के बढ़ा था इसमें 2.25% की। प्रशांत, थोड़ा लेट हो गए या फिर अभी भी और चल सकता है ये शेयर? डिम्पी जी बिल्कुल चल सकता है और इसमें मुझे लग रहा है कि हम एक 675 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं
और अगर ये ब्रेकआउट 720 के ऊपर निकल जाए तो ये और स्ट्रांग होगा, बट अभी के लिए आप 675 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। 675 का 75 का स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या है आपका इसमें? मेरा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा 725 का, और 725 के ऊपर मुझे लग रहा है इसमें फ्रेश मोमेंटम आके ये स्टॉक जब चलता है तब आपको भी पता है कि बहुत तेज चलता है, तो ये 725 के ऊपर हमें 760 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। पिछले बजाज ऑटो के नंबर आ गए हैं और आप अपनी स्क्रीन पर नीचे देख भी पा रहे हैं, जितना अनुमान था उससे तो कमजोर है। इसका एक्सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मेरे पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग करीब 15% इसका एक्सपोर्ट्स भी कम हुआ है। इसमें दो डिविजन्स होती हैं, एक तो 2 व्हीलर और एक 3 व्हीलर। ऑटो भी आप बजाज को बहुत देखते हैं, तो बजाज की कुल मिला के जो बिक्री है वो 3.54 है, जो कि अनुमान था 3.69 का। स्लाइटली मिस आया मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, ऐसे एग्जैक्टली थोड़ा सा मिस आया था आपको एस्कॉर्ट्स के अंदर भी। इसके अलग अलग डिविजन्स के नंबर्स आते जाएंगे स्क्रीन पर, जैसे कि 2 व्हीलर्स में इसकी मोटरसाइकिल बिक्री कितनी है, इसके अलावा 3 व्हीलर्स की बिक्री कैसी कितनी है, और साथ ही इसके एक्सपोर्ट्स के नंबर जो मेरे पास जानकारी उसमें थोड़ी कमी आई है। तो जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे बजाज ऑटो के, वो हम आपके सामने रखेंगे। ये इससे पहले एस्कॉर्ट्स के नंबर भी आए थे, अब बजाज ऑटो के नंबर्स भी आपके स्क्रीन पर आए। नंबर्स आए तो रिएक्शन भी होना स्वाभाविक है। शेयर थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, इससे पहले थोड़ा चला हुआ शेयर भी है। एक बार ओशो इसको जरा चेक करना है शेयर को, इसमें क्या करना चाहिए। अभी थोड़ा नंबर्स के हिसाब से सेटल होने दे क्या। आवाज पहुंची ओशो आप तक? बजाज ऑटो में ओवरऑल थोड़ा मतलब पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा स्लगिश मूव देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें तो ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है। पिछला जो लो था 3850 3860 का, उसके ऊपर जब तक सस्टेन करता है इसका ट्रेंड पॉजिटिव ही कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल अगर हम पूरे ऑटो सेक्टर्स को देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है ऑटो सेक्टर में, स्पेसिफिकली अशोक लेलैंड एंड मारुति में आज बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। बट और जैसा कि आपने बोला, बजाज का उतना अच्छा ऑटो सेल्स नंबर नहीं आया, जिसके वजह से आज थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। नियर टर्म में 4000 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, एंड जब तक 3850 के ऊपर सस्टेन करता है इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये काउंटर अभी भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तक इन लाइन नंबर्स आ रहे हैं। जो हमने ईटी नाउ ने जो प्रीव्यू तैयार किया था उसमें हमने क्लियरली भी सुबह भी बात की थी कि पैसेंजर सेगमेंट के आपके नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, लेकिन थोड़ा प्रेशर ट्रैक्टर सेगमेंट पर रह सकता है। आपने स्कॉट्स के नंबर्स भी देखे, क्योंकि यहाँ साइंस ऑफ स्लो डाउन दिख रहा है। रेन डेफिसिट एक फैक्टर रहा है, और दूसरा जितने भी मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है वहां पर भी हेल्दी रह सकती है ग्रोथ। तो ये, और साथ ही पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शन वो स्ट्रॉन्ग रही है, तो मारुति के नंबर्स पर नजर रहेगी। इनफैक्ट M&M के भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, एक तो प्रूफ ऑफ कोर्स द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द स्कॉर्पियो एंड बुकिंग आल्सो, वो भी हमारे सामने। और आप इस वक्त डेरिवेटिव स्पेस पे देखें भी तो आपको कमर्शियल व्हीकल या फिर पैसेंजर व्हीकल के कुछ स्टॉक्स जैसे मारुति, M&M यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। कमर्शियल व्हीकल में आपको अशोक लेलैंड तेज दिखाई दे रहा है। तो ऑटो पैक पे ही क्या आज बेट्स ज्यादा लेनी चाहिए? यहां से आज हालांकि बहुत ज्यादा बेट्स निकलकर आई नहीं। खुश, आप ऑटो पैक से कोई बेट लेंगे तो क्या लेंगे? जी हाँ, मैं फिलहाल अगर किसी स्टॉक पे बेट लूंगा तो दैट इज टाटा मोटर्स। हम काफी समय से इस स्टॉक में एक स्लगिश मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी अंडरटोन देखें तो बहुत पॉजिटिव है। ये स्टॉक हायर लोज बना रहा है, और एक पैटर्न जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है व्हिच इज लाइक एन असेंडिंग ट्रायंगल। तो 450 के जो लेवल्स थे उसके आसपास बार बार स्टॉक आके होल्ड कर रहा था, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव बायस के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। पिछले कुछ सेशन से स्टॉक ने उसी लेवल के आसपास का क्लोजिंग दिया, उसके आसपास ऊपर नीचे जरा ट्रेड कर रहा है, बट आज कन्विंसिंगली उसके ऊपर है। और अभी इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है जो करीब 455 के आसपास आ रहा है, फिलहाल तो उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है इसका जो कंसोलिडेशन फेज था वो अब यहाँ से खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसमें वॉल्यूम्स भी डिसेंट पिकअप हो रहे हैं, और इंडिकेटर्स भी जो हैं इसके यहाँ से फ्रेश अपटेक सजेस्ट कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स इज समथिंग दैट आई विल कीप ऑन माय रेडार। इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे 465 के जो लेवल्स हैं देव कम इनटू प्ले, 450 का स्टॉप लॉस, और अगर आप पोजिशनली होल्ड करें देन 475 के लेवल्स भी आप देख सकते हैं। एक स्टॉक और जो मेरे रेडार पे आ रहा है व्हिच इज जेके पेपर। प्रियंका, आपको ध्यान होगा लास्ट वीक हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था, जहां 345 का फर्स्ट टारगेट और 352 का रिवाइज टारगेट हमने डिस्कस किया है, और आज स्टॉक 372 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा मोमेंटम है इसमें। 375 का मैं एक रिवाइज टारगेट इसमें सजेस्ट करने वाला था, बट द स्टॉक्स ऑलरेडी देयर। तो अगर किसी के पास हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें, या जरा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें, बिकॉज बहुत अच्छा रनअप ऑलरेडी स्टॉक में आ गया है। सो जेके पेपर इज वन स्टॉक दैट शुड बी ऑन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स रेडार।
देखिए पेपर तो पेपर सेक्टर का रिलायंस है और ऑलरेडी आज 7-8% बढ़िया चला हुआ है। आपने फ्राइडे को बताया था, बट मैं एक बार व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा, दूसरे पेपर स्टॉक्स भी देखिए, शेषाशाही देखिए, जेके के अलावा आप वेस्ट कोस्ट पेपर देखिए, आंध्रा पेपर देखिए। डायरेक्टर साहब लेके आइए थोड़े और स्टॉक्स भी। व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि पेपर स्पेस में आज जबरदस्त मोमेंटम है। जरूर कुछ ट्रिगर्स हैं जो हम ढूंढ के लाएंगे आपके लिए। मीनवाइल 2:30 बजे हमारे साथ मैनेजमेंट भी होंगे जेके पेपर के मैनेजमेंट भी आज जुड़ रहे हैं रिजल्ट्स पे। लेकिन आज से जो सिंक्रोनाइज अप आ रहा है पेपर में, वो किसी फंडामेंटल ट्रिगर की वजह से, या तो इंपोर्ट पे कुछ ड्यूटी लगाई है, कुछ तो हुआ होगा। पेपर प्राइसेस की भी तो बात कर रहे थे ना, 1 तारीख से 3 से 5% के पेपर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। लेकिन वरुण से मैं, अब देखिए पेपर भी एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन आईटीसी का छोटा हिस्सा है। वरुण, अगर आईटीसी को एक बार सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से देखें, होटल बिजनेस में टेलविंड है, सारे होटल स्टॉक्स के आपने रिजल्ट्स देखे होंगे, पेपर आपको पता ही है टेलविंड आ गई है, आज रिजल्ट्स भी हैं आईटीसी के। दूसरे इनके कंज्यूमर बिजनेस में क्या मार्जिन प्रेशर हो सकता है? सिगरेट वॉल्यूम अच्छे हो सकते हैं? क्या राय बन रही है आईटीसी पे इस समय 303-304 पे? जी, अगर हम आईटीसी को देखें तो आईटीसी का जो अभी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लास्ट 4-5 क्वार्टर का, तो कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छे नंबर दिए हैं कंज्यूमर साइड में। सो मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव ही होगा। सो कंज्यूमर बिजनेस में आप पॉजिटिव्स देखेंगे, टबैको ऑलरेडी अच्छा ही कर रहा है, एंड बाकी बिजनेस जैसे आपने कहा कि दे आर आल्सो लुकिंग प्रीटी फाइन। सो आईटीसी इस भाव पे भी काफी अच्छा लगता है। 303 से भी आईटीसी खराब नहीं, की वैल्यू बहुत है इसमें। सो ये हमेशा वैल्यू पिक रहा है, और वो वैल्यू की थोड़ी बहुत हमने वो देखी कि रैली आई है, बट रैली कैन बी मटेरियल फ्रॉम योर ओन। नंबर से पहले आईटीसी पे इम्पैक्ट हो ना हो, गोदरेज फिलिप्स में बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। वहां आपको लगभग 9% की तेजी दे रही है, तो रब ऑफ इफेक्ट तो एक दिखाई दे रहा है उस सेक्टर का। गोदरेज फिल्म में कुछ और भी इम्पैक्ट शायद हो सकता है। आजकल इनके प्रमोटर फैमिली के जो बेटे हैं वो काफी कमेंट्री दे रहे हैं मोनाको से बैठ के। ललित मोदी जी, कुछ इम्पैक्ट तो है कहीं नहीं मूवमेंट का। 8% ऊपर है। रिलायंस को लेके आइए जरा, और रिलायंस डिस्कस करना बनता है एक बार। फ्राइडे को 30 रुपए ऊपर था, डिम्पी आपको याद है? आपको चार्ट्स के स्टडी कर रहे थे, आज भी 30 रुपए ऊपर है। तो ये 2-3 दिन में 100 रुपए चला है। जरा एक हफ्ते का ये बाजार को काफी ज्यादा पुश कर रहा है इस समय, निफ्टी को बहुत जबरदस्त। ये देखिए 55 रुपए ये चल गया लास्ट 2-3 दिनों में। इसके चार्ट्स चेक किए क्या आपने कुछ? मुझे पता है हम काफी एक्सटेंसिवली रिलायंस के ऊपर डिस्कशन करते आए हैं, और ये लगातार व्यू इस पे पॉजिटिव ही रहा है। 2350, 2380 के जो जोन्स हैं जो सपोर्ट लिए हैं, दैट इज आई थिंक नाउ लाइक अ वेरी वेल नोन लेवल फॉर द इंडेक्स। बायस इसका डेफिनेटली पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से ही बात करूं तो अपने जो रेजिस्टेंस लेवल्स है 2550 उसके पास ट्रेड कर रहा है। इस पे एक रेजिस्टेंस और भी आ रहा है 10 पॉइंट ऊपर, व्हिच इज इट्स 100 डे मूविंग एवरेज। बट अगर ये आप ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में इतना रन अप आया है, आप कोई लेवल्स ढूंढ रहे हो प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो उस हिसाब से दीज लेवल्स विल एक्ट एज योर प्रॉफिट बुकिंग जोन्स। अदरवाइज अगर आप हमसे पूछे तो यहाँ पे अभी भी स्टॉक में एक अपसाइड है। जो 2620 जो इसके रिसेंट हाइस थे, वहां तक स्टॉक में बिल्कुल जाने का पोटेंशियल यहां से भी लग रहा है। और अगर आप फ्रेश एंट्री इनिशिएट करते हैं तो 2518, 2515 के जो जोन्स हैं, इन लेवल्स के पास अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, इंडिकेटर्स जो हैं इसके अभी भी एक अपटिक सजेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो देन डेफिनेटली विल बी ऑन दी बाय साइड। के अंदर आप मूवमेंट देख ही पा रहे हैं। एक दो आपको और शेयर्स भी ध्यान रखने, जैसे मैंने आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बताया, इसी तरह से एक पॉली कैप भी देखिए, ये आज खुला था, गैप डाउन हुआ था, लेकिन इसने अपने सारे गैप्स को फिल किया, अभी करीब 0.5% ऊपर है। ऐसे शेयर्स पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा जिन्होंने गैप डाउन करने के बाद अब अच्छी मूवमेंट दिखा रहे हैं। एक बार ये शेयर चेक करेंगे आप प्रशांत, क्या ये अच्छा चलेगा क्या आज के लिए? ये सिर्फ आज के लिए पूछ रहा हूँ, कल नहीं कैरी करेंगे, बड़ा शेयर है। प्रशांत आपको आवाज आ रही है? नहीं, उन तक से बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक बार खुश आप चेक करेंगे, सिर्फ इंट्राडे का इसमें टारगेट दीजिएगा। 2400 लग जाएगा सर आज? डीपी पॉलीकैप की बात कर रहे हैं, करेक्ट? पॉलीकैप की हाँ, देखिए स्टॉक में मोमेंटम तो अच्छा है, बट कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि शायद जो रेजिस्टेंस जोन है ये 2340 के आसपास है। तो यहाँ कंडीशनल बाय में दे सकता हूँ कि अगर इसके ऊपर ट्रेड करके सस्टेन करता है तो 2395 रादर जो आप 2400 के लेवल्स बता रहे हैं, दे विल डेफिनेटली कम इनटू प्ले। आज हमने एक अच्छा बाउंस इसमें आते हुए देखा है, तो ये भी एक एनकरेजिंग साइन है। बट 2340 के ऊपर इसमें बाय इनिशिएट करिए।
2400 के टारगेट्स के लिए, और जो स्टॉप लॉस है 2300 का ही आप लेके चलिए। तो सेटअप पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा और स्टॉक में मोमेंटम बढ़ने दीजिए, तब आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अभी ऑटो के ना सेल्स के नंबर भी आ रहे हैं, इससे पहले बजाज ऑटो के नंबर आ चुके हैं और साथ ही साथ एस्कॉर्ट्स ने अपने ट्रैक्टर डिवीजन के नंबर दे दिए हैं। तो 2 यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और नंबर्स भी आएंगे। ऑटो इंडेक्स आज का स्टार परफॉर्मर भी है, आज ऊपर भी चल रहा है। एक शेयर जिसपे सबसे ज़्यादा नज़र थी नंबर्स के लिहाज से, और दोनों नंबर्स के, क्वार्टरली नंबर्स और दूसरे नंबर्स के हिसाब से, वो था अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने फाइनली 155-156 के ऊपर अभी आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ये 5% ऊपर है। एक बार इस पे आपकी ओशो रिकमेंडेशन चाहिए। ये एक्चुअली इसका बड़ा ब्रैकेट था 155 से लेकर 145 तक का, ये तोड़ नहीं रहा था, इसको ट्रिगर चाहिए थे। सेल्स के नंबर अभी आना बाकी हैं और इसने 156 ब्रेक कर दिया। आपकी राय चाहिए एक बार 5% ऊपर। देखिए ओवरऑल एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है, बट आज जैसा कि ये 5% ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका है, तो बेटर रहेगा एक कूल ऑफ इफेक्ट यहाँ पे हम देखें, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है बिकॉज ब्रेकआउट आया, मेजर ब्रेकआउट आया है, सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये नियर टर्म्स में और ऊपर नियर टू 162 से 165 का इमीडिएट टारगेट इसका बनता हुआ आ रहा है। बट ओवरऑल अभी इस पे बहुत अग्रेसिवली बाइंग नहीं करना चाहिए आज के दिन पे। आज इसमें थोड़ा कूल ऑफ आ जाए 152 154 पे, तो वापस से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल। अब आईटी की हम बात कर रहे थे कि वहां पर क्या आज किस तरह का बाउंस बैक होगा, या अभी तो इनिशियल प्रेशर में है, लेकिन नंबर्स जिस तरह से आ रहे हैं किस तरह की स्लो डाउन की इंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट टीसीएस के समीर शेख सरिया से अनीशा ने खास बातचीत की, उनसे समझने की कोशिश की कि किस तरह का डिमांड आउटलुक दिख रहा है, बिग ऑर्डर विन किस तरह की है, ऑर्डर पाइपलाइन कैसी है। तमाम कॉन्वर्सेशन आप आगे लेटर इन द शो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें और हम आपको बताएं क्या हो रहा है। ये जो जोमेटो का स्टॉक है ये आज काफी बज कर रहा है, काफी इसमें ब्लॉक डील्स हुई हुई हैं। 45 लाख शेयरों के भी ब्लॉक डील, 45 ऑलमोस्ट आधा करोड़ शेयर का ब्लॉक डील हुआ है। नंबर्स है जोमेटो के, जोमेटो के आप ये भी नहीं बोल सकती अर्निंग्स है। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स है नहीं, सिर्फ रिजल्ट्स आएंगे कि कैसा धंधा किया है इस बार। लेकिन ये जो 2 इसके अपग्रेड्स आए थे ना, आपको मजा आया जोक में? आफ्टर थर्ड में ज्यादा मजा आया। अर्निंग्स तो दे नहीं सकते क्योंकि है नहीं अर्निंग्स, नंबर्स बता सकते हैं। लेकिन 41 रुपए से लेके 47 रुपए का जो मूव आया है वो 2 दिन में आया है। अगर आप इसका 1 वीक का चार्ट देखें, 10 दिन का चार्ट देखें, तो आपको नजर आएगा 41 रुपए के आसपास इसमें एक बॉटमिंग आउट हुआ, राउंडिंग बॉटम हुआ इस महीने। और थोड़ा लंबा बताइए क्योंकि मैं पॉइंट दिखाना चाहता हूँ 41 रुपए का, 41-42 के आसपास का। ये देखिए यहाँ से बॉटम, हाँ 41 रुपए से ये घूमा है और इस समय 47 रुपए गया है और बड़ी अपग्रेड्स भी आई है। वैल्यू कहीं ना कहीं आ गई होगी, इसलिए लोगों ने इस पर बेट करना शुरू कर दिया। आज नंबर्स हैं, आप बता रहे हैं 90 से 100 की चाल लगानी है। देखिए ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं। हम देखिए ब्रोकरेज हाउसेस का तो क्या कहें, अपने हिसाब से आप देखिए। लेकिन पेपर स्टॉक्स में भी जो बज आया है 3 से 5% का प्राइस हाइक हुआ है, हम इसके फ्लैश भी चलाएंगे। इसकी वजह से एक सिंक्रोनाइज्ड अप आपको 8-8, 10-10% के हर पेपर स्टॉक्स में दिख रहे हैं। इसके अलावा कहाँ नजर जा रही है डिम्पी आपकी? एक्चुअली अगर आप आज मिड कैप का सेगमेंट देखेंगे ना, वहां पे थोड़ी आपको ज्यादा अच्छी बढ़त दिखेगी। यही बात हमने आपको ट्रेडर स्क्रीन में बताई थी, याद है कि ये हफ्ता या इस फेज ऑनवर्ड्स मिड कैप चलेंगे। हाँ, तो आज मिड कैप के अंदर आपको परसेंटेज के जाना मिलेगा। एक्चुअली में अगर आप निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा लिमिटेड है। अगर मैं इसी मिड कैप की कैटेगरी में आ जाऊँ जहाँ पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उसमें एक तो शुगर स्टॉक्स के अंदर भी धीरे धीरे अब बाइंग आई है। रेन इंडस्ट्रीज आपको पता है अच्छा चलने लगा है, ये शेयर करीब 5%, ये भी ऊपर है। जमुना ऑटो 128, ये ऑटो एंसिलरीज, अब बीच में एक एक्सपर्ट से मैं उनका नाम भूल गया, वो कह रहे थे कि जो ऑटो एंसिलरीज है वो ज़्यादा अच्छी चलेंगी एज कम्पेयर टू ऑटो कंपनीज। के बाद जमुना ऑटो पे व्यू पॉइंट ले लेते हैं। ये जब 110 का रेंज पार किया तो 130 बहुत स्पीड से आ गया ओशो, उसके बाद अभी ये 127 128 पे आकर थोड़ा रुक सा गया है। ये और चलेगा या फिर वापस 110 आने की तैयारी कर रहा है? जमुना ऑटो नियर टू अपना 122 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली सस्टेन किया है पिछले आई गेस 15 से 20 दिनों तक। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करे। कोई भी ब्रेकआउट आता है इसमें 132 के ऊपर, तभी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न मूवमेंट दिखेगा इस काउंटर में। तब तक के लिए एक रेंज बाउंड है 122 से 132 का। इस रेंज में ये काउंटर ट्रेड कर सकता है, बट जैसे ही एक ब्रेक थ्रू होता है 132 के ऊपर तो हमें 10 से 15 पॉइंट की रैली इमीडिएट बेसिस पे वापस से देखने को मिल सकती है। पतंजलि फूड्स का स्टॉक लेके आइए डायरेक्टर साहब। लास्ट वीक हमारे पैनलिस्ट में से
एक बाय कॉल जनरेट हुआ था इसके ऊपर, और आज जो है ये 1135 पे लास्ट आवर ट्रेड में फ्राइडे में बहुत लंबी दौड़ लगाई इसने, 50 रुपए की दौड़। ये देखिए 1140-35 के आसपास आ गया, ये शांत था। अगर आप लास्ट 3-4 महीने से देखें बहुत साइडवेज हो गया था, अब वापस आता हुआ नजर आ रहा है। खुश, एनी थॉट्स पतंजलि फूड्स पे? एक्चुअली यूर राइट, इसका बीच में जब आई थिंक फंड रेजिंग की इसमें बात चली थी तब काफी अच्छा इसमें हमें ट्रैक्शन देखने मिला था। उसके बाद देयर वाजंट मच दैट वाज हैपनिंग, बट अगर हम पिछले 15 दिन या 3 हफ्ते का डेटा देखें तो एक पॉजिटिव बायस के साथ डेफिनेटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और 2 दिन पहले काफी अच्छा स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। 1110 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन था उसको क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एंड व्हाट्स एनकरेजिंग कि आज उसमें फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने मिल रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे आप इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इंडिकेटर सेटअप भी पॉजिटिव है। यहाँ पे जो आपका टारगेट निकल के आएगा, आई वुड सजेस्ट प्ले फॉर स्मॉलर टारगेट्स इन दिस। 1200 के टारगेट्स के लिए प्ले करिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये करीब आप 1120 के जो जोन्स हैं यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं। पहले सुप्रीम का आप उसमें अच्छा आपको ट्रैक्शन दिख रहा था, आज आपको नीलकमल जैसे स्टॉक पे अच्छी खासी मूव दिख रही है। ओशो, यहाँ पर कुछ आप बेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ओवरऑल काउंटर में थोड़ा लिक्विडिटी कम है, बट अगर जैसे नीलकमल स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें आज वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट अगर हम इसका हिस्टोरिकल मूवमेंट देखें तो 1 से 2 दिन का बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है, उसके बाद ये काउंटर में थोड़ा स्लगिशनेस मूव दिखना चालू हो जाता है। सो ओवरऑल टेक्निकल लेवल्स पे यस, नो डाउट ये काउंटर ने बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुका है, बट अपर साइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस भी इसका 2250 के पास में ही है, जो कि इसने आज ओपनिंग टिक में वापस से टेस्ट भी किया था। सो जब तक इसके ऊपर एक डिसाइसिवली क्लोजर नहीं देता है तब तक ये काउंटर में थोड़ा साइडवेज मूवमेंट बरकरार रहेगा। सो बेटर है कि एक बार क्लोजर बेसिस पे 2250 के ऊपर काउंटर चला जाए तो पोजिशनल बेसिस के लिए इसको बाई रिकमेंडेशन इसमें स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, 2 काउंटर्स और यहाँ पर एक बार इनकी बात कर लेते हैं। और इनके अजय देखिए नंबर्स नहीं, अर्निंग्स आनी है। वरुण बेवरेजेस नहीं, इनके अर्निंग्स आनी है बिल्कुल। सो वरुण बेवरेजेस और बारबेक्यू नेशन इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे QSR, फूड जॉइंट्स, ईटरीज, इन सब सेगमेंट्स में, इन सब सेक्टर के स्टॉक्स हमने देखे हैं कि वो काफी अच्छी पिक चली भी हैं, आइडेंटिफाइड भी हुई है हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू। वरुण बेवरेजेस हो, बारबेक्यू नेशन हो, इनमें दोनों में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है? क्या पोजीशन ली जा सकती है? बहुत चल चुके हैं ऑलरेडी। प्रशांत जी प्रियंका, मुझे लग रहा है कि वरुण बेवरेजेस इज वन ऑफ माय फेवरेट पोर्टफोलियो स्टॉक्स। अभी करीबन 905 चल रहा है। अभी भी इसमें हम 875 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 975 980। ठीक है, वरुण बेवरेजेस को यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन देंगे। चलिए 9:40 पे एक खास कॉन्वर्सेशन भी हमारे साथ अजय, आपने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की थी विनीत सांबरी के साथ। ये कॉन्वर्सेशन इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और मिड कैप स्टॉक पिकिंग में विनीत सांबरे जैसे बहुत चुनिंदा लोग हैं। ये मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनका मामला इनसे आप बात करिए ना, कई बार क्या होता है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप इन पर्टिकुलर को डिम्पी उतनी इज्जत नहीं मिलती बाजार में, लेकिन मिड कैप्स एंड प्राउड ये वाला मॉडल है सांबरे साहब का, तो मिड कैप्स लेने की बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उस कॉन्वर्सेशन को। अक्टूबर से हमने जो मार्केट में